Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sports Science. Today we are going to start a new chapter that is respiratory system. And in this lecture, we are going to study specifically about the respiratory tract. So hi everyone, I'm your educator. You are watching Inside Sports Science. Let's begin. Okay, so the first thing that we are going to study is breathing and respiration. अब क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है या फिर ये दोनों डिफरेंट है? ये अभी हम समझने वाले हैं, राइट? ओके, व्हाट इज ब्रीथिंग? Breathing is a continuous process that involves inhalation and exhalation. Inhalation means जब हम सांस अंदर लेते हैं हम उसको inhalation बोलते हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं that is known as exhalation. It is a physical process. Breathing is a part of respiration. Respiration एक broader term है और respiration के अंदर आता है breathing. I hope आपको breathing समझ में आया होगा. Breathing क्या होता है? Breathing is a physical process which involves inhalation and the exhalation. Now, what is respiration? Respiration, the process in which food is broken down in the cells to release energy. हम जो भी फूड खाते हैं वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमारे सेल्स में पहुंचाया जाता है और सेल्स के अंदर उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज की जाती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी. जब हमारा डाइजेस्टेड फूड हमारे सेल से पहुंचता है तब उसमें ऑक्सीजन आके रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद हमको लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलती है. दिस इज व्हाट द एक्चुअल रेस्पिरेशन इज. इट इज अ एक्टिव प्रोसेस. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिव प्रोसेस. द प्रोसेस विच रिक्वायर्स एनर्जी. जैसे कि यहाँ पे रेस्पिरेशन में एनर्जी बन रहा है. एनर्जी बनाने के लिए भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इस चीज को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे जब हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, राइट? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती है. क्या? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट? सो नाउ व्हाट इज एक्टिव प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज रिक्वायर्ड. जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कि पैसा कमाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है. इन द सेम वे हमारे बॉडी को भी एनर्जी बनाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या क्या है. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज अ ब्रॉडर टर्म एंड ब्रीदिंग कम्स अंडर इट, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. यस, रेस्पिरेशन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं. कई सारे नहीं, सिर्फ दो. इन दो टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं, करेक्ट? ओके, हमको जब भी एनर्जी मिलती है वो मोस्टली हमको ग्लूकोज से मिलती है. सो दिस इज ग्लूकोज. इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. 6 कार्बन चेन, वी कैन ऑल्सो राइट इट चेन. ये जो हमारे जो 6 कार्बन चेन है ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में एंड दिस इज 3 कार्बन चेन, राइट? नाउ अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाता है यहां से इन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाता है देन दिस विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी. और ये कितना है? इट इज 36 ATP, राइट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, करेक्ट? इन केस अगर हमारे पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इन केस एब्सेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में. और हमको मिलती है एनर्जी. और ये ज्यादा एनर्जी नहीं होती,
दिस इज ओनली जस्ट 2 एटीपी। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे मसल में होता है, ह्यूमन मसल। तो जब भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है हम उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और उसमें हमारे पायरुवेट का, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन जब भी होता है तब हमको बाय प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, राइट। लेकिन जब हमारे पायरुवेट को या ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलता तब हम इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये होता है हमारे ह्यूमन मसल में। और इसका बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में पेन कॉज कर सकता है और इससे हमको बहुत कम एनर्जी मिलती है, दैट इज ओनली 2 एटीपी। आई होप आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अच्छे समझ में आया होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। द फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन is involved, and the another one is anaerobic respiration. It is the respiration which occurs in the absence of oxygen, right? I hope आपको types of respiration समझ में आया होगा। Let's move forward. Now these are the steps involved in aerobic respiration. इसमें क्या क्या होते हैं? Let's see. Breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air released out. इसका मतलब क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे घरों में वेंटिलेशन होता है, वो किस लिए होता है? एयर पास के लिए। इसी तरीके से पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि जो एक्सटर्नल एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, उसका हमारे लंग्स में आना, उसका हमारे बॉडी के अंदर आना, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। What is breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric pressure is drawn in and CO2 rich alveolar air released out, which means एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हमारे लंग्स में आता है और हमारे एल्वियोलाई में जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन कम्स द सेकंड स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। क्या होता है? एल्वियोलाई के पास कई सारे ब्लड वेसल्स आते हैं, राइट। उन ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चले जाता है और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाता है। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। इसको हम और अच्छे से डायग्राम की मदद से हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। लेट्स से दिस इज एल्वियोलाई, दिस इज एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई में पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कैसे आए? जब हम इनहेल करते हैं एयर। इस एल्वियोलाई के बाहर या इस एल्वियोलाई के सराउंडिंग में हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। दिस इज आर ब्लड वेसल्स। और इस ब्लड वेसल्स में ब्लड मौजूद होता है और ये ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, हमारा जो CO2 है ये चले जाता है हमारे ब्लड में और हमारे ब्लड में, आई एम सॉरी, द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में मौजूद है वो आ जाता है हमारे ब्लड में और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस चले जाता है ऑक्सीजन में, वो वापस चले जाता है हमारे एल्वियोलाई में। जब हम एक्सहेल करते हैं तो एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू दी नॉस्ट्रल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या हुआ यहाँ पे? हमारे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट है पहले से, ये कैसे आया? हम इनहेल किया है। नाउ एल्वियोलाई के सराउंडिंग है ब्लड वेसल जिसमें पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया हमारे सेल्स एंड टिश्यू ने, करेक्ट। नाउ देन जो ऑक्सीजन है जो हमारे एल्वियोलाई में प्रेजेंट है वो आ जाता है हमारे ब्लड में और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो चले जाता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के बाहर चले जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक को फॉलो करते हुए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन इसको हम और डिटेल से अच्छे डायग्राम के साथ आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड।
एल्वियोलाई में जो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन जा चुका है हमारे ब्लड में, और वो ब्लड वापस जाता है हमारे हार्ट में, हमारा हार्ट पंप करता है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। इस चीज को हम सर्कुलेटरी सिस्टम वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं। करेक्ट। नाउ diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissues. Let's say this is a tissue. ये टिश्यू रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर चुका है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड बना चुका है। इस टिश्यू के सराउंडिंग में कई सारे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं और इन कैपिलरीज में मौजूद होता है हमारा ऑक्सीजन। अब सेम थिंग हैपेंस हियर। इस ब्लड में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन ड्रॉप कर देता है टिश्यूज में ताकि इसका रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहे, और इसमें जो CO2 है ये वापस जंप होके चले जाता है हमारे ब्लड में, और यहाँ से हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देन ये ब्लड आपका वापस से हार्ट में जाएगा, हार्ट पंप करेगा, पंप होने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाता है। देन इट वापस से फिर वो प्यूरिफाई होता है और वापस से हमारे हार्ट में आता है। देन इट अगेन ट्रांसपोर्टेड टू द एंटायर बॉडी। राइट, आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आया होगा। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये मैंने अभी आपको समझाया। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। हमारा CO2 हमारे टिश्यू को मिल चुका है और हमारा टिश्यू इस CO2 को यूज करता है अपने कैटाबॉलिक रिएक्शन में। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है तब हम उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, और इसमें हमारा CO2 को प्रोडक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार शॉर्ट में इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हम एयर को इनहेल करते हैं थ्रू आर नॉस्ट्रल्स। राइट, हम एयर इनहेल करते हैं जिससे ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी से चले जाता है बाहर। देन कम्स डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। हमारे एल्व्यूलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल मौजूद होती है। उस ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस अपने एल्व्यूलाई में चले जाता है, और उस एल्व्यूलाई में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है वो हमारे ब्लड में आ जाता है। करेक्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। देन जब हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाता है एल्व्यूलाई से, उसके बाद वो ब्लड सारे बॉडी में टू द इंटायर बॉडी वो सर्कुलेट हो जाता है। देन कम्स डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। पूरा ब्लड हमारे बॉडी में सप्लाई होने के बाद ऑक्सीजन टिश्यू को ट्रांसफर हो जाता है, और जो टिश्यू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है वो वापस से हमारे ब्लड में आ जाता है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल। सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको स्टेप्स सारे समझ में आए होंगे जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं। राइट, ओके। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। External respiration, and third, fourth and fifth are known as the internal respiration. It is not that important, but still you need to know this. Okay, I hope आपको ये steps involved in aerobic respiration, ये सारे steps आपको समझ में आए होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। How our respiratory system looks like. This is how our respiratory system looks like. Now, अभी हम देखते हैं इसके एक एक हिस्से को। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है हमारे नेसल पैसेज से। दिस इज आर नेसल पैसेज, जहां से हमारा एयर अंदर जाता है। नेसल पैसेज के बाद आता है हमारा नेसल कैविटी। दिस इज द नेसल कैविटी। नेसल पैसेज के नीचे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा दिस इज आर माउथ, जहां से हम खाना खाते हैं। राइट, ये आपको इस डायग्राम में शायद उतना क्लियर ना नजर आ रहा हो, इसलिए मैंने आपके लिए अलग डायग्राम रखा है। दिस दिस इज आर नेसल पैसेज।
एंड दिस इज द नेसल कैविटी। ये जो आपका नजर आ रहा है, दिस इज द नेसल कैविटी। नाउ अगर आप देखें नेसल कैविटी के ठीक नीचे ये है हमारा माउथ, और हमारा माउथ और जो नेसल पैसेज है ये एक ही जगह जाके मिलते हैं, दिस वन। इसका मतलब ये है कि हमारा खाना जो हम खाते हैं और जो हम सांस लेते हैं वो एक टाइम के बाद एक ही रास्ते से गुजरते हैं, दिस कॉमन पैसेज, दिस इज कॉमन फॉर फूड एंड फॉर द एयर एज वेल। नाउ दिस कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर is known as pharynx. What is pharynx? The common passage of food and air is known as pharynx. Now, अगर आप आगे देखें तो ये जो कॉमन पैसेज है ये आगे डिवाइड हो जाता है, राइट? अब ये जो डिवाइड हो रहा है हम इसको भी अच्छे से समझते हैं कि किन दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ये जो पीछे वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन, दिस इज फूड पाइप, फूड पाइप। और ये जो आगे वाला हिस्सा है इट इज विंड पाइप, और हम इसको टू बी स्पेसिफिक ट्रैकिया बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Pharynx further divides into two parts. The back one part is known as the food pipe, or it is also known as the esophagus, and the frontal part is known as the windpipe or trachea. Another thing you need to know. What is the another thing? Let me erase it first. Now, ये जो विंड पाइप है या फिर ट्रकिया है, इसकी जो ओपनिंग है, दिस वन, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इट इज ग्लॉटिस, or this is the opening of the trachea or the windpipe, and the opening of food pipe or esophagus is known as gullet. Very important, you need to know. Now आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या हो अगर हमने खाना खाया और हमारा खाना फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाए, तो क्या होगा? तो भगवान ने हमको बहुत स्मार्टली तैयार किया हुआ है। जो हमारा विंड पाइप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा खाना विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए एक ढक्कन यहाँ पे लगाया हुआ है। दिस ढक्कन, दिस कैप इज नोन एज एपिग्लॉटिस। लेट मी राइट इट ओवर हियर, दिस इज एपिग्लॉटिस। और हम जब भी खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, जिससे खाना विंड पाइप में नहीं जाता। अब ये दिखता कैसे है कि यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से, but still for this also I have the another diagram. This is how our epiglottis looks like. The back portion, this is esophagus or food pipe. This is also the food pipe, and the frontal part is trachea. And this is epiglottis, right? जब भी खाना हम खाते हैं तो एक खाना आएगा, इस एपिग्लॉटिस को टच करेगा और ये एपिग्लॉटिस को क्लोज कर देगा लाइक दिस। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये हमारा ट्रकिया है, ये हमारा खाना है, ये नीचे आया और ऑटोमेटिकली इसने हमारे एपिग्लॉटिस को क्लोज कर दिया, और ये प्रिवेंट कर रहा है हमारे फूड को विंड पाइप में जाने से, राइट? सो आई होप आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एपिग्लॉटिस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और वो दिखता कैसा है, राइट? Let's move back to the our main diagram. We have studied the nasal passage, right? Again, we studied the nasal passage, we studied the mouth opening, we studied the pharynx. यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा तो अभी आपको रिलेट करने में आसानी होगी। This back one portion is esophagus or food pipe. This frontal one is the trachea. Okay, this is the epiglottis. This one, this is epiglottis.
नाउ हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर हमारा प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। कैसे? दिस इज आवर ट्रैकिया और इसके ऊपर मौजूद है लैरिंग्स। जस्ट a minute. I do not have another diagram for this, but I will explain you later. Larynx क्या करता है? Larynx is our voice box. यहीं से हम अपनी स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया शुरू होता है और हमारा जो ट्रैकिया है वो सी शेप्ड कार्टिलेज से कवर्ड होता है। हम इसको हेलाइन कार्टिलेज भी बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, या हम उसको सी शेप्ड कार्टिलेज भी बोलते हैं। और ये कहाँ है सी शेप्ड कार्टिलेज? हमारे ट्रैकिया के ऊपर। दिस वाइट कलर स्ट्रक्चर इज आर हेलाइन कार्टिलेज और सी शेप्ड कार्टिलेज। ये करता क्या है? ये हमारे ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करके रखता है। करेक्ट। नाउ आगे हम बढ़ते हैं तो हमको नजर में आएगा ये हमारा जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज के आगे प्रेजेंट होता है हमारा ब्रोंकाई। राइट। ब्रोंकाई को ही हमारे सी शेप्ड कार्टिलेज प्रोटेक्शन देते हैं। दिस इज आर ब्रोंकाई, दिस वन। And further, these bronchi are dividing in more bronchi structures, and it is known as bronchioles. This is bronchioles. This is bronchioles. I hope आपको समझ में आ रहा होगा इस डायग्राम से। राइट। ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये आगे जाके कनेक्टेड होते हैं हमारे एल्वियोलाई से, और वही पूरा एल्वियोलाई हमारा पूरा का पूरा लंग्स बनाता है। राइट। आई होप आपको इस स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा। This is our nasal passage. This is nasal cavity. Ahead of this, then comes our pharynx. Ahead of the pharynx, then comes our glottis and gullet. The opening of trachea is glottis, and the opening of esophagus is known as gullet. The cap that protects our glottis is known as the epiglottis. It prevents the food to get entered to the trachea. Now, the upper part of the trachea is known as larynx. Larynx produces our voice. Then comes the trachea. Trachea is surrounded by C-shaped cartilage. आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है, EMRS के एग्जाम में पूछा था कि C-shaped cartilage are present in which part of our body? It is present in trachea. After trachea comes our bronchi, and then the bronchi is divided into many bronchi structures. It is known as the bronchioles, and each bronchioles is having alveoli, and these small alveoli together forms to make the entire lungs. lungs के नीचे एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। इसका फंक्शन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। दिस इज आर रेस्पिरेटरी पाथ। कैसे शुरू होता है? नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद आता है हमारा नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर के बाद आता है हमारा फेरिंग्स। देन कम्स लैरिंग्स, देन कम्स ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आता है हमारा ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाइस, देन फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रोंक्यूल्स, एंड देन कम्स द एल्वियोलाई। दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक। आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है। करेक्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव फर्दर। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट रेस्पिरेटरी ट्रैक। Our respiratory tract is divided into two parts. The first part is part starting with the external nostrils, that is our nose, up to the terminal bronchioles. Terminal bronchioles, which means जहां से हमारा alveoli start होता है। करेक्ट। नाउ इसका काम क्या होता है? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आर नेसल पैसेज से, और ये खत्म हो रहा है हमारे ब्रोंक्यूल्स में। अब इसका काम क्या होता है? दिस इज नोन एज द कंडक्टिंग पार्ट। करता क्या ये? दिस कंडक्ट्स एयर, विच मीन्स ये एक्सटर्नल एटमोस्फेयर से एयर लेता है
और एल्वियोलाई तक पहुंचाता है। सेकंड फंक्शन इज फिल्टर्स द एयर, हेयर एंड म्यूकस। हमारा जो नोज है, उस नोज में हेयर्स भी पाए जाते हैं और म्यूकस भी पाया जाता है। ये दोनों करते क्या हैं? ये दोनों फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इस हेयर और म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। ये हुआ दूसरा फंक्शन, विच इज फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। वार्म्स द एयर। नाउ द थिंग इज, एयर को गर्म करता है, लेकिन गर्म क्यों करता है? एयर जब हमारे बॉडी में एंटर करती है तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि एयर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से मैच होना चाहिए। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर हॉट है और हमारा एयर वेरी कोल्ड है तो रेस्पिरेशन में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से मैच करना जरूरी होता है। इसलिए हमारा जो कंडक्टिंग पार्ट है वो एयर को वार्म करता है। देन कम्स द ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्या करता है? ये हमारे एयर में वाटर के परसेंटेज को इंक्रीज करता है, हमारे एयर में वाटर को ऐड करता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो एयर इनहेल करते हैं वो बहुत ही ज्यादा ड्राई होता है और इसके सप्लाई में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए हमारा कंडक्टिंग पार्ट ह्यूमिडिफिकेशन करता है, विच मीन्स हमारे एयर में मॉइस्चर ऐड करता है। आई होप आपको कंडक्टिंग पार्ट समझ में आया होगा और इसके फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। Then the other part is part involving with alveoli and their ducts. इस पार्ट को हम एक्सचेंज रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। हमारा एल्वियोलाई ऑक्सीजन कैरी करता है और हमारा ब्लड में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, दैट इज CO2 कैरिंग जो ब्लड है वो आता है और वहां से हमारे ब्लड में गैसेस का एक्सचेंज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। नाउ अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो अंदर से कैसा दिखता है, राइट? सो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। लेट्स सपोज दिस इज द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिस इज ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे जाके कई सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जा रहा है, लाइक दिस। दिस इज द ओपनिंग ऑफ आवर ट्रैकिया। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ग्लोटिस। और इसमें कोई भी फूड पार्टिकल ना चले जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए होता है हमारा एपिग्लोटिस, लाइक दिस इज एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस के नीचे हमारा लैरिंक्स प्रेजेंट होता है, दिस इज लैरिंक्स। ये ऐसा नहीं दिखता है बट अभी समझने के लिए हम इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं, दिस इज लैरिंक्स। upper part of the trachea, larynx present over the upper part of the trachea or under the glottis, correct? Now the internal wall of our bronchi is made up of cells. These cells are looks like this. And ये cells क्लस्टर में है, कई सारे सेल्स यहाँ पे मिलजुल के रह रहे हैं। इसका मतलब दिस कॉन्स्टिट्यूटली नेम्ड एज टिश्यू। इस टिश्यू के ऊपर हमारा सीलिया प्रेजेंट होता है। एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया। सीलिया फैसिलिटेट्स द मूवमेंट, और यहाँ पे ये सीलिया प्रेजेंट है तो किसी चीज के मूवमेंट को फैसिलिटेट ये कर रहा है। किसके मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे म्यूकस। और ये म्यूकस कर क्या रहे हैं? ये जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे एयर में प्रेजेंट है ये उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहा है, राइट? और ये जो सीलिया है, ये सीलिया क्या कर रहा है? ये सीलिया इसी म्यूकस के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है ताकि ये जब
म्यूकस जब सारे डर्ट को ट्रैप कर लेगा तो इस म्यूकस का बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है और उसके लिए इसको ऊपर मूव करना जरूरी है और इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है हमारा सीलिया। नाउ दिस इज आवर ब्रोंकाई, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज आवर ब्रोंकाई, दिस इज आवर ब्रोंक्यूल्स। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टिश्यू? इसका बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है एंड दैट यू नीड टू रिमेंबर। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड columnar ciliated epithelium। इस टिश्यू का नाम क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ये प्रेजेंट होता है हमारे इनर वॉल ऑफ द ब्रोंकाई में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनर पार्ट ऑफ द ब्रोंकाई कैसा दिखता है। उसके अंदर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये सीलिया फैसिलिटेट करता है हमारे म्यूकस के मूवमेंट को। म्यूकस क्या करते हैं? म्यूकस ट्रैप करते हैं जितने भी डस्ट पार्टिकल जो हमारे इनहेल्ड एयर में प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम देखते हैं कि हाउ आर लंग्स लुक्स लाइक। दिस इज आर लंग्स, दिस इज हाउ आर लंग्स लुक्स लाइक। क्या होता है लंग्स? लंग्स एक रफली ट्रायंगल हमारा ऑर्गन है, आपको नजर आ रहा होगा दिस। करेक्ट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे जो लंग्स है ये दोनों लंग्स एक जैसे प्रेजेंट नहीं है। ये लंग्स थोड़ा सा बड़ा है एंड दिस लंग्स इज बिट स्मॉलर। ये गैप आपको नजर आ रहा होगा। ये गैप डिजाइन के लिए नहीं है या फिर इसलिए नहीं है कि बनाने वाले से कोई गलती हो गई। ये गैप हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था कि यार 2/3 ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। इसलिए जो हमारा जो लेफ्ट लंग्स है ये हमारे राइट लंग्स से स्लाइटली स्मॉलर होता है। नाउ इट इज पेयर्ड, आपको नजर आ रहा होगा लंग्स एक नहीं दो होते हैं एंड इट इज नॉन मस्क्यूलर। नाउ बात करते हैं राइट लंग्स की। शॉर्ट एंड ब्रॉड, लीवर प्रेजेंट बिलो इट। इस लंग्स के नीचे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है इसलिए ये लंग थोड़ा सा ऊपर होता है, स्लाइटली अबव। इस लंग्स में हमारे 3 लोब्स होते हैं, आपको ये नजर आ रहा होगा। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। हमारा जो राइट लंग है इसमें आपको 3 लोब नजर आ रहे होंगे। दिस इज द फर्स्ट लोब, दिस वन, दिस इज द फर्स्ट लोब, दिस इज द सेकेंड लोब एंड दिस वन इज द थर्ड लोब, लाइक दिस। करेक्ट। नाउ ये जो फर्स्ट लोब है जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर लोब, ये सबसे ऊपर है। ये जो बीच में आपको जो नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं मीडियन लोब और ये जो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं इंफीरियर लोब। राइट। दिस वॉज अबाउट द राइट लंग्स। नाउ देन कम्स द लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग में सिर्फ और सिर्फ 2 ही हिस्से होते हैं। द फर्स्ट वन इज द सुपीरियर एंड द सेकेंड वन इज द इंफीरियर। राइट। नाउ हर लोब के बीच में आपको एक गड्ढा नजर आ रहा होगा, एक लाइन नजर आ रही होगी। लेट मी शो यू दिस लाइन, इसको हम बोलते हैं फिशर। राइट। नाउ ये जो फिशर जो मैंने अभी ड्रॉ किया है हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर।
हमारे राइट लंग्स में हॉरिजॉन्टल फिशर प्रेजेंट होता है और एंड दिस इज नोन एज दी ओब्लिक फिशर। नाउ हमारे लेफ्ट पार्ट में जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिशर प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है। करेक्ट। आई होप आपको पूरा लंग्स अच्छे से समझ में आया होगा। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम देखते हैं कि लंग्स हमारे किन चीजों से प्रोटेक्ट होता है। लंग्स हमारा दो चीजों से प्रोटेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिब केज एंड द प्लूरा। रिब केज मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में बताया था, रिब केज क्या होता है। रिब केज इज अ सेट ऑफ बोन्स दैट प्रोटेक्ट द लंग्स। ये लंग्स के बाहर प्रेजेंट होता है। देन कम्स द प्लूरा। प्लूरा क्या होता है? प्लूरा एक थिन मेम्ब्रेन होता है लाइक पॉलीथीन, जो हमारे पूरे लंग्स को कवर करके रखता है। तो द कवरिंग ऑफ लंग्स इज नोन एज प्लूरा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। नाउ आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये है हमारा प्लूरा। दिस इज द पिंकिश वन इज आवर लंग्स एंड दिस पर्पल कलर आउटसाइड द लंग्स कवरिंग द लंग्स इज नोन एज प्लूरा। अगर हम इसको जूम इन करके देखें तो प्लूरा के आपको तीन पार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो बाहर वाला हिस्सा प्लूरा का इज नोन एज पराइटल प्लूरा। दिस वन इट इज पराइटल प्लूरा। ये जो अंदर वाला हिस्सा है, द मोस्ट इनर वन, इज कॉल्ड विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। इस प्लूरल स्पेस में हमारा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और अभी हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये फ्लूइड करता क्या है। ये फ्लूइड हमारे फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। दूसरा, डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। एंड तीसरा, इट एब्जॉर्ब्स द शॉक। जब भी अगर हमको एक्सटर्नली कोई धक्का लग जाए, फोर्स एक्ट कर जाए, तो ये उससे भी हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। आई होप आपको प्रोटेक्टिव सेक हमारे लंग्स के अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज आर एल्वियोलाई। राइट, इट इज द यूनिट ऑफ लंग्स। 150 मिलियन ईच लंग्स। हमारे एक लंग्स में एटलीस्ट 150 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। इंक्रीज एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज। दिस इज आर एल्वियोलाई एंड दिस इज द ब्लड वेसल। और इस ब्लड वेसल में हमारे आरबीसी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे गैसेस को कैरी करते हैं। राइट, ये जो हमारा एल्वियोलाई है, इसके जो वॉल्स होते हैं ये काफी थिन होते हैं। दिस, ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ह्यूमन टिश्यूज के बारे में बता रहा था कि हमारे एल्वियोलाई में जो टिश्यूज मौजूद होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, वो काफी पतले होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वहां से गैसियस एक्सचेंज आराम से हो सके। दिस टिश्यू इज स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू और ये सिंगल लेयर के होते हैं। क्यों सिंगल लेयर के होते हैं? ताकि यहां से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो। हाईली वेस्कुलर और ये मॉइस्ट होते हैं। करेक्ट। दिस इज आर ब्लड वेसल्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एल्वियोलाई में जाता है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में आ जाता है। राइट, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज like, share, comment and subscribe to my channel. If you have any sort of doubt then comment section is open for you. You can ask your doubt freely. I will try my best to reply your doubts. नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप you will like that video also. Until then, bye bye.